हीरा फंक्शन की सारी तैयारियां कर देती है। फिर हीरा, हो गई ना सारी तैयारी कल के फंक्शन की? हाँ वंश, कल हमारे बिजनेस एम्पायर को पूरे 50 साल पूरे होने वाले हैं और उस खुशी में ये पार्टी रखी गई है। देखना तुम, कल का फंक्शन एकदम रॉयल होने वाला है। आखिर ये तैयारियां मैंने जो की है, फिर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर अगले दिन जब सभी घर वाले नीचे हॉल में आते हैं, तब वहां पर किड्स बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन देखकर सबके सब एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे, ये कैसा अरेंजमेंट है छोटी बहू रानी? और नहीं तो क्या। अरे, आज की पार्टी किस थीम पर बेस्ड है? और तुमने ये किस थीम का डेकोर करवाया है हीरा? मुझे भी पता नहीं, मैंने गलती से किड्स थीम पर सिलेक्ट कर दिया शायद। और ये सब लोग यहाँ पर आ गए और मेरी गैर मौजूदगी में डेकोरेटर्स ने ये बच्चों की बर्थडे पार्टी वाली डेकोरेशन कर दी। ये कैसी लापरवाही है छोटी बहू रानी। थोड़ी ही देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब जो हुआ सो हुआ। हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ये सब क्या है हीरा? तुमसे अगर ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभलने वाली थी, तो तुमने इसे लिया ही क्यों? मेरी फ्रेंड एक इवेंट डेकोरेटर है, शायद से वो हमें आधे घंटे में सब कुछ ठीक करके दे दे। हाँ भाभी, अब उन्हें ही कांटेक्ट करो जल्दी। किसी तरह वो सभी लोग मैनेज कर लेते हैं और मेहमानों के आने से पहले ही फंक्शन का डेकोरेशन बदल दिया जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन, ये लीजिए माँ जी, चाबी का छल्ला। मैं 4 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है ना, इसीलिए अगले 4 दिनों तक इसे आप ही संभालिए। ठीक है बड़ी बहू रानी। अरे अरे, मेरे होते हुए आप ये छल्ला माँ जी को कैसे दे सकती हो? लाइए, मुझे दे दीजिए ये छल्ला। इस तरह से हीरा वो छल्ला मालविका के हाथ से छीन लेती है। पहले की बात तो अलग थी ना भाभी, तब मैं इस घर में नहीं थी, लेकिन अभी इस घर की छोटी बहू रानी आ गई है, इसीलिए बहू होने के नाते ये जिम्मेदारी तो मैं ही निभाऊंगी। पर हीरा, हाल ही में तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी, तो क्या तुम इस जिम्मेदारी को वाकई में निभा पाओगी? देखो, इस छल्ले में बंगले के हर कोने कोने की चाबियां हैं, फिर चाहे वो कमरा हो या तिजोरिया हो। पहली बात तो ये है कि सभी गलतियां करते हैं भाभी, पर अब मैं ट्रेन हो चुकी हूँ, सो डोंट वरी। मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। फिर ठीक है, तुम ये चाबियां रख सकती हो। हाँ छोटी बहू रानी, हम तुम्हें पहली ही गलती पर जज नहीं करेंगे। गलतियों से तो हर कोई सीखता है। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें भी ये सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना आना ही चाहिए। यस माँ जी। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं और जब सरगुन अपने मायके से वापस लौटती है, तभी, चलो हीरा, वो छल्ला मुझे वापस दे दो। नहीं भाभी, मैं वो छल्ला आपको नहीं दूंगी अब। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब वो मेरे पास आ ही गया है, तो उसे थोड़ी दिन और मेरे पास रहने दीजिए ना। उसे अपने पास रखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? अब इसमें क्या अच्छा लगना हीरा? और ये कैसी अजीबोगरीब बातें करती हो तुम? माँ जी बिल्कुल सही कहती है, तुम तो एकदम छल्ली सी हो। वो तो है भाभी। चलिए, अब आप टेंशन फ्री रहिए। अगले कुछ दिनों तक ये छल्ला मेरे पास ही रहेगा, फिर उसके बाद आप उसे ले लेना। बाय बाय। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। अरे पर, हे भगवान, इसके नखरे तो कभी बंद ही नहीं होते। छोटी बहुरानी होकर इसे बड़ी बहुरानी बनना है। मुझे तो अब इसकी हरकतों से चिढ़ मचने लगी है। फिर 3 से 4 दिनों के बाद अचानक से चाबियों का छल्ला गायब हो जाता है और हीरा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो उसे पूरे बंगले में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो हीरा? अरे, इसे कैसे खो गया वो छल्ला? मुझे नहीं पता भाभी, प्लीज डांटो मत ना। मैं तो नादान सी हूँ, हो गई मुझसे गलती। जो बार बार हो, वो गलती नहीं होती, लापरवाही होती है हीरा। और तुम एकदम गैर जिम्मेदार हो। उतने में वहां पर एक स्टाफ मेंबर आता है। ये देखिए मैडम जी,
चाबी का छल्ला बैकयार्ड में मिला। लगता है ये ईरा मैडम के कमरे की बालकनी से नीचे गिरा है। अच्छा हुआ कि मैंने इसे झाड़ू मारते समय देख लिया, वरना ये तो कचरे के साथ चला जाता। ओह गॉड, शुक्र है कि मिल गया, वरना मेरी तो जान ही चली गई थी। फिर ईरा वहां से चली जाती है। लेकिन अब तक जो सरगुन इतनी समझदारी और शांति से हीरा की नौटंकियों को बर्दाश्त कर रही थी, अब उसका खून खोल उठा था। बस बहुत हुई है इस बेवकूफ लड़की की नौटंकी। बड़ी बहुरानी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने में इसे बहुत मजा आता है ना। ठीक है, अब से मैं कोई जिम्मेदारी संभालूंगी ही नहीं। बचने दो इसकी बैंड, ये उसी लायक है। सब सोचती है कि ये छल्ली सी है, क्यूट है, बचपना भरा है इसमें। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ज्यादा शातिर है और इसे खुद की जिद पूरी करवाना अच्छे से आता है। फिर सरगुन अपने हिस्से की आधी जिम्मेदारियां हीरा को सौंप देती है। फिर एक दिन, अरे छोटी बहुरानी, स्टाफ मेंबर को तो अब तुम ही इंस्ट्रक्ट करती हो ना, तो सबको तुमने बता दिया है ना कि आज दोपहर को लंच पर हमारे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए अच्छे से देसी खाना बनना चाहिए, एकदम ढाबा स्टाइल, क्योंकि वो सब देसी खाने के बड़े ही शौकीन हैं। अरे ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ छोटी बहुरानी, फोन में देखकर इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई तू अचानक से? दरअसल माँ जी, सुबह ही मुझे हमारे किचन स्टाफ वालों ने मैसेज किया था कि आज मेनू में क्या रखना है, लेकिन मैंने नींद में गलती से उन्हें डे ऑफ लिखकर भेज दिया। टाइपिंग एरर हो गया माँ जी। क्या? इसका मतलब वो सब अभी छुट्टी मना रहे होंगे। ये तुमने क्या कर दिया छोटी बहुरानी? लापरवाही पर लापरवाही। अरे ऐसे कौन करता है हीरा? माना कि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। एक गलती के बाद तो और ज्यादा गलतियां करने लगी हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं कुछ नहीं जानती। अब या तो सारा खाना तो खुद बना, या फिर किसी अच्छे से देसी रेस्टोरेंट में जाकर ढाबे स्टाइल खाने का अरेंजमेंट कर दे। मैं अपने मेहमानों को नाराज बिल्कुल नहीं करूंगी, और अगर ये सारी अरेंजमेंट आधे पौने घंटे में नहीं हो पाई तो देखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, आई एम रियली सॉरी पापा जी। मैं अभी फटाफट से कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। पता नहीं मैं ही हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाती हूँ। जाने दो, अब जल्द से जल्द मुझे ही कुछ करना होगा। देखते ही देखते आधा घंटा पूरा हो जाता है। ओह नो, मैंने तो कितनी सारी जगह पर कॉल लगाया, लेकिन कहीं भी इतनी फास्ट डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। बड़ी चूल मची थी ना इसे बड़ी बहुरानी बनकर सब कुछ करने की। अब तो ये सब कुछ अकेली ही करे। किसी तरह लास्ट मिनट पर हीरा एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेती है, लेकिन मेहमानों को वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर उनके जाने के बाद, देखा ना छोटी बहुरानी, अगर तुझे जिम्मेदारी ठीक से निभानी आती ही नहीं तो तूने उसे हाथ में लिया ही क्यों? हर बार हमें तेरी वजह से किसी ना किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। हमेशा इन वक्त पर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है तू। नो माँ जी, ऐसा मत कहिए ना प्लीज। मैं अब से ध्यान रखूंगी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। प्लीज मुझसे ये जिम्मेदारियां मत छीनिए। मैं आप सबको ये प्रूफ करके ही रहूंगी कि मैं भी सरगुन भाभी की तरह बेस्ट बहू बन सकती हूँ। बात बेस्ट बहू होने की नहीं है ईरा, यहाँ पर बात सही होने की है। आई नो माँ जी, और मैं अब की बार आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगी, पिंकी प्रॉमिस। ऐसे ही एक दिन, जब घर का आधा पुराना सामान गरीबों में बांटने जाने वाला था, तभी सारा सामान एक बास्केट में रखा जाता है। उतने में हीरा की नजर एक हॉल में पड़े पीले बॉक्स पर चली जाती है। सारे बॉक्सेस तो पैक हो गए हैं, अब तो बस इन्हें गरीबों में बांटने भिजवाना है। पर ये बॉक्स यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे भी भिजवा देती हूँ मैं। घनश्याम, सारा सामान तैयार है, जल्दी से गाड़ी निकालो। फिर बाद में मेरी सहेली इटली से मेरे लिए एक बढ़िया सा शोपीस भेजने वाली थी, वो भी पूरे 4 लाख रुपए का। लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे सरगुन बहू,
कोई पीला बॉक्स आया था क्या हमारे घर पर? डेजी ने कहा था कि वो शोपीस किसी पीले बॉक्स में ही आएगा। नहीं माँ जी, ऐसा तो कोई बॉक्स नहीं आया है। ओ माय गॉड, इसका मतलब वो पीला बॉक्स इटली से आया हुआ था। अब मैं क्या करूं? अब तक तो घनश्याम आधे रास्ते तक पहुंच भी गया होगा। नहीं नहीं, मुझे अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाना होगा, वरना मैं माँ जी की नजरों में फिर से लूजर साबित हो जाऊंगी। हीरा फौरन घनश्याम को कॉल करती है, लेकिन तब तक वो शोपीस उन सारे सामानों में घुसेड़ कर टूट चुका होता है। ओह नो, वो शोपीस टूट गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। एक काम करो तुम, मुझे उसका फोटो भेज दो। मुझे हूबहू वैसा ही शोपीस मंगवाना होगा इटली से। एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे मेरे, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना ही होगा। आई हैव नो ऑप्शन। हीरा को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे डालकर सिम वैसा ही शोपीस इटली से मंगवाना ही पड़ता है। ऐसे ही वो जो भी काम करती उसमें उसी को नुकसान होते रहता है। ऐसे ही एक रोज, क्या कहा, आज तक की सबसे बड़ी डील है और उसके प्रेजेंटेशन की पीपीटी मैं बनाऊं? पर भाभी, हमारे हाथ के नीचे इतने सारे लोग हैं, तो ये काम तो वो लोग भी कर सकते हैं। हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भला? जरूरत है हीरा, क्योंकि इससे पहले भी हम बड़ी बड़ी डील्स की पीपीटी खुद ही बनाया करते थे। आधा काम तो मैं ही संभालती थी, लेकिन अब से ये सारा काम तुम्हें भी करना है, इसीलिए ये पीपीटी तो तुम ही बनाओगी। नहीं भाभी, ये पीपीटी आप ही बना दो प्लीज भाभी। लेकिन क्यों हीरा, तुम्हें तो ये सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत मजा आता है ना। ओ सॉरी, अच्छा लगता है ना तुम्हें ये सब, इसीलिए अब तो ये सब तुम ही करो, क्योंकि मैं एक किटी पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ। पर भाभी, ओह नो, इतने दिनों से मैं जो जो काम कर रही हूँ सब में गड़बड़ करके खुद का ही नुकसान करा रही हूँ। और अब तो इस बार मेरे सर पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। आखिर किसने बोला था तुझे कि यो बड़े बड़े बोल बोलकर बड़ी बहुरानी बनने के लिए? अब भुग तो सब। जैसे तैसे हीरा पीपीटी फाइल बना देती है। मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर है। पर अब मैं क्या करूँ? 5 मिनट में मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं तो ये किसी से क्रॉस चेक भी नहीं करा सकती। फिर हीरा पीपीटी के अनुसार सारा प्रेजेंटेशन देती है। मीटिंग काफी अच्छी जाती है और क्लाइंट्स हीरा के प्रेजेंटेशन की खूब तारीफ करते हैं। फिर उनके जाने के बाद वहां पर सरगुन आती है। भाभी, आप यहाँ पर? क्या हुआ हीरा, काफी हैरान लग रही हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तुमने तो कोई और ही पीपीटी बनाई थी ना, फिर अचानक से लास्ट मिनट पर दूसरी पीपीटी कैसे आ गई है ना? हाँ भाभी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि आखिर ये सब कैसे हो गया। ये सब मैंने किया है हीरा। क्या? हाँ हीरा, मुझे पहले से पता था कि तुम इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगी, इसीलिए मैंने लास्ट मिनट पर तुम्हारे लैपटॉप में मेरा बनाया हुआ सही प्रेजेंटेशन ऐड किया, जिसके बाद तुमने सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिया और हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। थैंक यू सो मच भाभी। आज अगर आप ये नहीं करती तो ना जाने क्या हो जाता। हमेशा से तुम अपने कामों में गड़बड़ करती ही आई हो। अरे तुम में ना जाने कितना सारा ओवर कॉन्फिडेंस भरा है, बचपना है तुम में, इमेच्योरिटी है। अरे जब तुम्हें कोई काम ठीक से आता ही नहीं है तो तुम्हें पहले उसे ठीक से सीखना चाहिए, फिर उसके बाद उसे करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें छोटी बहुरानी होकर भी बड़ी बहुरानी की तरह सारे काम करने थे और अब वही तुम पर भारी पड़ने लगा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन अब जब मेरी बैंड बजने लगी है तब से मुझे समझ आने लगा है कि ये सारे काम मेरे बस के है ही नहीं और मुझे इन्हें पहले सीखना चाहिए, फिर उसके बाद ही अपने हाथ में लेना चाहिए। आई एम रियली सॉरी भाभी। सरगुन हीरा को माफ कर देती है और हीरा अब छोटी बहुरानी की तरह ही रहती है और अपने स्वभाव में अच्छे बदलाव लाकर वो सबके साथ खुशी से रहती है।
फिर अश्विनी को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे होश भी आता है। और तभी, नालायक कही कि, अरे मुझे लगा कि तू सुधर रही है, इसीलिए मैं तुझे अकेला छोड़कर गांव चली गई, लेकिन तूने वही किया जो तुझे करना था। खा खाकर एकदम मोटी हो गई है तू। अरे तू तो अब पहचान में भी नहीं आ रही है, इतना बदलाव आ गया है तेरे शरीर में। लेकिन माँ, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मेरी भूख पहले से बढ़ गई है और मुझसे तो अब रहा भी नहीं जाता। तो आप ही बताओ माँ कि मैं क्या करूँ। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तू ही अपने जीवन में नियंत्रण नहीं लाएगी तो कैसे चलेगा। देख किंजल बेटा, जीवन में हर चीज हद में करनी होती है, और अगर वो हद पार की जाए तो 100% नुकसानदायक ही साबित होता है, जैसे कि तेरा हद से ज्यादा मात्रा में खाना। सॉरी माँ, मैं अब से आपको निराश नहीं करूंगी और मैं अपना वजन जरूर घटाऊंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं चबी हो गई हूँ, सेहतमंद हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने मोटापे को जरूर कम करूंगी। आई एम रियली सॉरी माँ। अरे अपनी ये सॉरी पर चाट मसाला डाल और उसे भी खा जा तू, निकम्मी कही की। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तेरी इस हरकत पर हमेशा का पूर्ण विराम तो मैं ही लगाऊंगी। बहुत हो गया तेरा, अब से तू खाने का हर एक निवाला मेरे अनुसार ही खाएगी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक काम मेरे कहने के हिसाब से ही करेगी, समझी कि नहीं? क्या? अश्विनी की बातों को सुनकर किंजल की बोलती बंद पड़ जाती है और फिर बाद में अश्विनी रचना और उत्कर्ष के पास जाकर उन्हें भी खूब डांट लगाती है। अरे तुम दोनों कौन सी दुनिया में खोए हुए थे? अरे किंजल कितनी मोटी हो गई है और तुम दोनों ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माफ कीजिए माँ, लेकिन मेरे ऑफिस में पिछले 1 महीने से बहुत काम बढ़ चुका है, इसीलिए मैं घर आता तो खाना खाकर सीधे सोने ही चला जाता था। और माँ सच बताओ तो मैंने इस पूरे महीने में किंजल को देखा भी नहीं, इतना ज्यादा व्यस्त था मैं। अरे तू व्यस्त था ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये रचना, ये कौन सी रचना करते बैठी थी जो इसका अपनी ननन की तरफ ध्यान भी नहीं गया? अरे माँ जी, मैं तो उसे घर पर बना हुआ सादा खाना ही दिया करती थी, लेकिन पता नहीं, शायद वो फिर से चुपके से बाहर खाना खाने लगी है, इसीलिए उसका मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया। अरे माना कि वो बाहर का खाना खा रही थी, लेकिन तुझे उसका बढ़ता मोटापा नजर कैसे नहीं आया? और तूने उससे पूछा क्यों नहीं कि तू इतनी फैलते कैसे जा रही है, जबकि तू घर का ही खाना खा रही है? ये ख्याल तेरे सड़े हुए दिमाग में एक बार भी नहीं आया क्या? बता मुझे। नहीं माँ जी, अब आप 1 महीने के बाद आई हो, इसीलिए आपको फर्क दिखाई दे रहा है। वही हम तो किंजल को रोजाना देख रहे हैं और शायद इसी वजह से हमें उसका मोटापा नहीं दिखाई दिया। हाँ माँ, रचना सही तो कह रही है, हम तो उसे रोज देखते हैं, लेकिन आपने उसे इतने दिनों बाद देखा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और माँ, इन सब में रचना की भी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब आपकी बेटी का ही कसूर है। उसे तो बस खाने के चस्के लगे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उसे रोज मिष्ठान भंडार में देखता है। वो वहां कभी कभी कचौरी या तो कभी समोसे खाती है। ना जाने उसे क्या हो गया है, लेकिन अब बस, मैंने भी उसे बहुत सुनाया है और अब तुम दोनों को भी कह रही हूँ, अगर वो कहीं भी चुपके से कुछ ठूसते हुए दिखे तब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। अब कैसे भी करके उसका वजन तो घटाना ही होगा मुझे। उसे लगता है कि उसकी शादी को 8 से 9 महीने बाकी है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये महीने यूं निकल जाएंगे। हाँ माँ, अब बराबर कह रही हो, अब आप ही उसे ठीक कर सकती हो, क्योंकि हम उस पर और खास करके उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। आपने उस पर विश्वास किया और गांव चले गए, लेकिन उसने फिर से आपका विश्वासघात कर दिया। लेकिन अब तो कल से देखना, एक माँ अगर प्यारी हो सकती है तो वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसकी नजर में बुरी भी बन सकती है, फिर चाहे वो बच्चा कितने भी जिद क्यों ना कर ले। फिर अगली सुबह अश्विनी 6 बजते ही किंजल को उठाने चली जाती है। ए किंजल, जल्दी उठ। माँ, सोने दो ना,
मुंह उठाकर सीधे मेरे कमरे में इतनी सुबह क्यों आ गई हो आप? अरे बदतमीज लड़की, जल्दी चल। आज से तुझे बाहर जाकर पसीना बहाना है। चलना दौड़ना हर प्रकार की कसरत करेगी तू अब से। अरे इस बिस्तर पे लेट लेट कर ही तेरा पेट मटका बन गया है और शरीर एकदम गुब्बारा। अब जल्दी उठ। सोने दो ना माँ, मैं रात में कसरत कर लूंगी। अरे रात में तेरे पापा ने की थी क्या कसरत? बेवकूफ लड़की, जल्दी उठ, वरना इस खून जमाने वाली ठंड में ठंडा ठंडा पानी ही डाल दूंगी तुझ पर। हे भगवान, अरे आप मेरी माँ हो या दुश्मन? अपनी ही बेटी के साथ कोई इतनी कठोरता से कैसे पेश आ सकता है? तू मुझे माँ समझती है या दुश्मन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे 3 तक गिनने पर तू इस बिस्तर से नहीं उठी तो कान्हा जी की सौगन, मैं तुझ पर पानी डाल दूंगी। फिर उसके बाद तुझे बुखार ही क्यों ना चढ़ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2। अरे रुक जाओ माँ, मैं उठ रही हूँ। ये हुई ना बात। किंजल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ बाहर कसरत करने जाना ही पड़ता है। फिर कसरत करके आने के बाद वो नहाने जाती है और फिर नाश्ते के समय, भाभी मेरे चाय और पराठे कहाँ पर है? जल्दी लाइए ना, मुझे आज ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये ले, ये रहा तेरा नाश्ता। अब किंजल नाश्ते में चाय की जगह पर 2 प्रकार के जूस देखती है और वो देखकर किंजल एकदम हैरान रह जाती है। छी माँ, चाय की जगह पर आप मुझे ये जूस क्यों दे रही हो? और इनसे तो इतनी अजीब तरह की बू आ रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीने वाली इसे। मैंने तुझे कल ही कहा था कि अब से तेरी एक नहीं चलेगी इस घर में। जो भी मैं कहूंगी तुझे वो सब कुछ करना होगा। चल अब जल्दी से नाक बंद करके इसे गटक जा, वरना मैं तुझे आज घर के बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। क्या? अब जाने दीजिए ना माँ, और कसरत तो ये कर ही रही है ना। सिर्फ चाय और एक पराठे से कुछ नहीं होने वाला। सुबह शाम और रात में से एक वक्त तो इसे अपने पसंद का खाने दीजिए ना। चुप रहे बहू, अपनी हद में रहे। तूने इसे पैदा नहीं किया है तो इसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसका मोटापा भी जरूर घटेगा। अगर हम सोचेंगे कि इतना सा खाने से क्या हो जाएगा, तो हम मोटापा कभी नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए इन सब में अपनी भावनाओं को और अपने मुंह की चटक को अपनी जगह पर रखकर मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा। फिर एक बार किंजल को ना चाहते हुए भी अलग अलग प्रकार के जूस पीने पड़ते हैं। अश्विनी भी अब उसे दिन में 10 बार वीडियो कॉल करती है ताकि वो देख सके, ताकि किंजल ने बाहर से कुछ खाया तो नहीं। अब तो रचना भी उसे चुपके से खाना नहीं दे पाती, क्योंकि अश्विनी किंजल को ठीक करने के लिए सुबह सुबह मंदिर जाना भी बंद कर देती है। और ये सब देखकर संदीप बड़ा खुश होता है। क्या बात है किंजल, तुम अब अपने मोटापे को घटाने के लिए इतने प्रयास कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ और पापा तुम्हारे घर आने की बात कर रहे थे। उन्हें अश्विनी आंटी से मिलकर शादी की तैयारियों के बारे में कुछ बात करनी थी शायद, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि कुछ दिन बाद जाना। अब थोड़े ही दिनों बाद तुम्हारा वजन भी घट जाएगा और तभी मैं उन्हें तुम्हारे घर आने के लिए कह दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों संदीप? तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद हूँ या मेरी सुंदरता पसंद है? ऐसी बात नहीं है किंजल, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो तुम्हारा ये मोटापा देखकर थोड़े हैरान रह जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। फिर एक रोज मैं तो परेशान हो गई हूँ भाभी। दिन में कई बार मुझे कई सारी चीजें खाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं माँ का कब वीडियो कॉल आ जाए। उस खौफ में मैं कुछ भी नहीं खा पाती। माफ करना किंजल, लेकिन माँ जी अब ज्यादातर समय घर पर ही होती है, इसलिए मैं भी उनकी नजर से बचकर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान है। समाधान? क्या समाधान भाभी? मैं हर शाम 6:30 बजे बाजार जाती हूँ। वहां सारी खरीदारी करने के कारण घर आते आते मुझे 7:30 बज जाते हैं।
और तुम भी ऑफिस से 6 बजे आ जाती हो, तो 6:30 बजे मेरे साथ चला करो ना। और तुम्हारे मेरे साथ होने के कारण माँ जी तुम्हें वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, इसीलिए कुछ भी नहीं खा पाओगी। हाँ भाभी, ये तो एकदम कमाल का सुझाव है। थैंक यू सो मच भाभी। अब किंजल रचना के साथ हर शाम बाजार जाया करती है और वो वहां पर मस्त दबाकर अपनी पसंद का मस्त तला भुना और भारी खाना खाती है। ओए होए होए भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी आत्मा किस कदर तृप्त हो गई है। ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों बाद मैं अब जाकर कुछ खा रही हूँ। आइए, पिज्जा और बर्गर, तुम सबको मैंने कितना मिस किया। बिचारी, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। हाँ भाभी, वो तो है। ये सिलसिला अब 1 हफ्ते तक चलता रहता है और 1 हफ्ते में फिर से किंजल की चर्बी और बढ़ जाती है। और ये बदलाव देखकर अश्विनी एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, फिर से तेरा शरीर मोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, जरूरी नहीं कि ढेर सारा खाने से ही व्यक्ति मोटा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका शरीर अब इसी रूप में ढल चुका हो। कुछ कुछ लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनका शरीर वैसे का वैसा ही रहता है। अरे चुप हो जा, ते मुंह तेरा। अरे अपनी इस गंदी जबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ बुरा भी मत बोला कर। अरे माँ, अब तो मैं आपकी हर बात मान रही हूं ना, फिर भी मेरे शरीर में कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ही बताइए, क्या करूं मैं? अरे तुझे क्या लगा, मैं इतने से ही हार मान जाऊंगी? नहीं, अगर अब कोई बदलाव नहीं दिख रहा तो कुछ दिनों बाद दिख जाएगा। जरूरी नहीं कि 1 हफ्ते में ही बदलाव दिखे। चल, अब जल्दी से ये काढ़ा पी ले। लेकिन माँ, मैंने जितना कहा है उतना कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। किंजल के पास अश्विनी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन वही दूसरी तरफ वो चुप चुप कर अपनी भाभी के साथ बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खाया करती है, जिसके चलते उसका वजन घटता ही नहीं और वो वैसे की वैसा ही रहता है। और अब उसमें कोई फर्क ना देखकर अश्विनी भी बड़ी परेशान होने लगती है। हे भगवान, मैं दिन रात एक करके फिर से इसे पतली करने में लगी पड़ी हूँ, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा। दिन भर तो ये कुछ खाती भी नहीं है और हर 1 घंटे में मैं इसे वीडियो कॉल करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इतना डांटने के बाद भी ये बाहर कुछ खाती होगी। अपनी माँ का ये खौफ देखकर इसकी अकल तो ठिकाने आ ही गई है, लेकिन पता नहीं इसका वजन कब कम होगा। फिर एक दिन जब किंजल के होने वाले सास ससुर यानी संदीप के माता पिता रोमेश और भावना अचानक से उनके घर चले आते हैं, तभी किंजल का मोटापा देखकर वो दोनों भी हैरान परेशान हो जाते हैं। हाय मेरे राम जी! अरे अश्विनी बहन, ये क्या हो गया है आपकी बेटी को? पहली बार जब हम इसे देखने आए थे तब तो ये एकदम फूल सी थी, लेकिन अब देखो, ये तो एकदम भारी फूलों का गुलदस्ता बन चुकी है। अरे कैसे दिख रही है ये? लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल हमें कुछ भी नहीं सुनना है। अब ये बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। संदीप के पापा, चलिए, अब किंजल हमारी बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। अश्विनी बहन, हम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ रहे हैं। क्या? भावना का ये फैसला सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। भावना बहन, रोमेश भाई साहब, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। लेकिन भावना और रोमेश गुस्से में वहां से चले जाते हैं। देखा, जिसका डर था आज वही हुआ। पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। लेकिन माँ, आप मुझे क्यों कोस रही हो? पिछले कुछ दिनों से मैं सुधर तो गई हूं ना। अब इतने जतन करने के बाद भी मेरा हाल वही का वही है, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें? अरे अगर पहले से ही इतना रायता फैलाया नहीं होता तो उसे समेटने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब कौन करेगा तुझसे शादी? ऐसी ही कुंवारी रे। इतना अच्छा रिश्ता था वो, लेकिन चला गया हाथ से।
किंजल भी अब बहुत थकी हो जाती है। फिर जब रोमेश और भावना घर पहुंचते हैं, तभी क्या हुआ माँ पापा, शादी की तैयारियों की बात कहाँ तक आई? हमने उस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि हमने वो रिश्ता तोड़ दिया है। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी मोटी बहू। हाँ संदीप बेटा, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। अरे तो कितना हैंडसम दिखता है, तो तेरे लिए हम उस फुटबॉल जैसी लड़की लाए क्या? ना बाबा ना। फिर भावना और रोमेश संदीप को सारी बातें बताते हैं। लेकिन माँ, किंजल तो अब अपना वजन घटा रही है और उस हिसाब से उसे अभी तक थोड़ा पतला तो हो ही जाना चाहिए था। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुझे ये सब पहले से ही पता था। अरे वो लड़की किसी भैंस की तरह फैलती जा रही है। लेकिन माँ, वो अपने आप को फिर से पहले जैसे करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी है। अभी 15 से 20 दिन पहले ही बताया था उसने कि वो अश्विनी आंटी के कहने पर आजकल रोजाना कसरत कर रही है। वजन घटाने वाला खाना पीना भी ठीक से चालू किया है उसने। तो फिर इन सब के बावजूद भी उसके मोटापे में कोई सुधार कैसे नहीं आया? वो सब हम नहीं जानते बेटा, लेकिन तू उस लड़की को भूल जा। हम जानते हैं तुम दोनों की सगाई होने के बाद से अब तक तुम दोनों में काफी अच्छा नाता जुड़ गया है, लेकिन अब तुम्हें उस नाते को तोड़ना ही होगा। संदीप हमेशा ही अपने माँ पापा की हर बात मानता है और इस बार भी वो चुप रह जाता है। फिर बाद में संदीप अकेले में किंजल से मिलता है और तभी, अरे ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा किंजल? तुम तो मुझसे 4 गुना ज्यादा मोटी हो चुकी हो। अरे अपने आप को आईने में देखने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? यार संदीप, अब तुम तो मुझे ताने मत दो ना। नहीं किंजल, अब मैं तुम्हारे कोई नखरे नहीं झेलूंगा। तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि ये सब तुमने अपनी लापरवाही के कारण ही किया है। अरे तुम्हें अपनी भूख पर काबू रखना नहीं आता क्या? इस उम्र में ही तुम इतनी मोटी हो गई हो, तो आगे जाकर तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी सेहत कितनी बर्बाद हो जाएगी, इस बात की कोई खबर भी है क्या तुम्हें? लेकिन मैं क्या करूं संदीप, मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर मैं हर आधे घंटे में कुछ भी ना खाऊं तो मुझे गुस्सा आने लगता है। जब देखो तो बस खाने का ही मन करता है। लेकिन ये बहुत गलत आदत है किंजल। अगर तुम अपने जीवन में पूरी हरकतों पर नियंत्रण नहीं लाओगी तो हर तरह से तुम असफल रह जाओगी। इसीलिए बेकाबू होकर ठूसते रहना ये पहले बंद करो तुम। लेकिन संदीप, तुमने अपने माँ पापा को मेरे घर पर इतनी जल्दी क्यों भेजा? एक बार तो मुझे बता देते ना, क्योंकि अगर मुझे सब पहले से ही पता होता कि वो दोनों आ रहे हैं तो मैं उनके सामने आती ही नहीं। अरे 15 से 20 दिन पहले ही तो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हो। अश्विनी आंटी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आकर तुम्हारा वजन कम करवा रही है, इसीलिए पहले मैंने उन दोनों को रोक लिया। लेकिन अब मुझे ये लगा कि 15 से 20 दिनों के बाद तुम्हारा मोटापा थोड़ा कम हो चुका होगा, इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर जाने के लिए कह दिया। और पिछले कई दिनों से हमारी वीडियो कॉल पर भी कोई बात नहीं हुई, और शायद उसी कारण मैं भी इस बात से बेखबर था कि तुम इतनी मोटी हो चुकी हो। हे भगवान, अब क्या करें? लेकिन मुझे एक बात बताओ किंजल, कि लगातार 15 से 20 दिनों तक इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक रत्ती भर का भी सुधार तुम में कैसे नहीं आया? तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो। तभी किंजल बातों बातों में संदीप को सब कुछ बताती है कि वो रचना के साथ बाहर जाकर खाना खाती है। हे भगवान, अरे तुम्हारे दिमाग पर परिणाम हो गया है क्या? तुम्हारी माँ इतनी मुश्किलें झेलकर तुम्हारा मोटापा कम करने के पीछे पड़ी है, और तुम हो के उनसे ही छुपकर बाहर जा रही हो और जो जी चाहे वो दबाव कर पेल रही हो। कितना गलत है ये सब। मैं जानती हूँ संदीप, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब तुम जानबूझकर बर्ताव कर रही हो। देखो किंजल, मैं अब अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, और तुम चाहे जैसी भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे माता पिता को जरूर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सिर्फ अच्छाई को नहीं देखा है, बल्कि तुम्हारी सुंदरता भी देखी है। हाँ संदीप, मैं जानती हूँ। इसलिए अब अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम फिर से एक हो जाए, तो आने वाले 5 से 6 महीनों तक अपना वजन घटाकर फिर से पतली हो जाओ।
अरे सुंदरता तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम अपनी अच्छी सेहत के लिए तो पतली हो जाओ। संदीप की बातें सुनकर किंजल भी अब बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पड़ोसन प्रभा घर आती है, तभी वो किंजल को देखकर एकदम चकित रह जाती है। दया रे दया, अरे किंजल बिटिया, जब मैं 3 महीने पहले गांव गई थी तब तो तू एकदम पतली थी, लेकिन अब अचानक से 3 महीनों में इतना वजन कैसे बढ़ गया तेरा? पता ही नहीं चला आंटी कि ये सब कैसे हो गया। पर आंटी, किंजल फिर से पतली होने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और कुछ ही दिनों में वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। देखना आप, ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है बाबा। इतनी सुंदर लड़की मोटी हो गई, ये देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। प्रभा की बातें सुनकर किंजल को और दुख होता है। फिर एक दिन जब वो संदीप से फोन पर बात कर रही होती है, तभी देखो किंजल, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। अभी भी हमारी शादी की मुहूर्त के लिए 5 से 6 महीने बाकी है। ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी कही थी और आज भी कहूंगा। ज्यादा खाना अभी छोड़ दो और नियमित रूप से खाओ। पहले 1-2 बार में मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर तुम अपनी भूख को काबू में रखना सीख ही जाओगी। हाँ संदीप, कोशिश तो वही चल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकती। फिर कॉल होने के बाद किंजल अपने आप को आईने में देखती है। सारे लोग सच कह रहे हैं, मैं वाकई में बदसूरत होती जा रही हूँ। किंजल अब रोजाना की तरह सुबह सुबह अश्विनी के साथ कसरत करने लगती है और तब उसकी सांसें फूलने लगती हैं। अरे आराम से कर किंजल, देख क्या थी तू और क्या हो गई है। अपने हाथ से ही तूने अपने शरीर की बर्बादी कर दी है और तुझे इस तरह से देखकर मेरी जान बहुत जलती है। लेकिन अब जो बर्बादी की है उसे ठीक भी तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी बहुत बुरा लगता है माँ, मैं पहले जैसे पूरी फुर्ती के साथ काम नहीं कर पाती, चल फिर भी नहीं पाती। पहले जैसे मैं तेज भी नहीं रही, हर काम में आलस आता है। ना जाने कहाँ खो गई थी मैं और कैसे इन सब में फंस कर रह गई। देख किंजल बेटा, अब भी अगर तुझे बाहर खाने का मन करता है तो मत खाना। अपने आप को ठीक करना अब तेरे ही हाथ में है। मैं सिर्फ तुझे सही मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुझे ही है। हाँ माँ, आपने सही कहा। लेकिन अगले दिन रचना चुपके से किंजल के कमरे में मिठाइयाँ लेकर आती है। ये लो किंजल, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लाई हैं। आलू जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, शाही टुकड़ा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। अब जल्दी से खाओ इसे। नहीं भाभी, मैं ये सब अब नहीं खा सकती। खाने के पीछे पागल होने के कारण ही मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मुझे आपको रोकना ही होगा और ये सब खाना सही नहीं है। मेरा मोटापा अब मुझ पर बुरी तरह भारी पड़ चुका है। मेरी संदीप के साथ सगाई भी टूट गई। देखा ना आपने, वो लोग मुझे देखकर कितने हैरान हो गए थे। ओफ ओ किंजल, क्या तुम भी? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, जो भीतर से झलकती है, ना कि बाहरी सुंदरता। और तुम्हें किसी के लिए इतनी पतली होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लो, अब खाओ इसे। तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत सुंदर हो किंजल। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना ये सब। मैं जानती हूँ कि मन से सुंदर होना ही सुंदरता की असली परिभाषा है, लेकिन मुझे संदीप के माँ पापा का दिल जीतने के लिए फिर से पतली होना पड़ेगा और तब जाकर ही मेरी उसके साथ शादी होगी। और ये सब करने के लिए अब मेरे पास केवल 5 से 6 महीने ही बाकी है। अरे क्या तुम भी किंजल, इतना सोचती हो? नहीं भाभी, जाने दो। मुझे अब ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये सब अश्विनी देख लेती है और रचना के पास जाकर वो उसे खूब सुनाती है। क्यों रे निगौड़ी, जब किंजल इतनी मना कर रही थी तो तू उसे बार बार ये मिठाइयाँ क्यों दे रही थी? अरे क्या माँ जी, आप भी देखा नहीं क्या, वो बेचारी कितनी उदास थी, इसलिए मैं उसे मिठाइयाँ दे रही थी।
अरे उदास थी तो तू उसे सांत्वना देकर भी समझा सकती थी। इतना खिलाने पिलाने की क्या जरूरत थी? तू पहले से ही जानती है कि वो पतली होने के लिए पिछले 1 महीने से डाइट पर है। तो फिर तू उसे इतना खाना कैसे खिला सकती है? माफ कीजिए माँ जी, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना बोलकर अश्विनी वहां से चली जाती है। लेकिन रचना के हाव भाव देखकर अश्विनी को उस पर शक होने लगता है। इस रचना का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। किंजल को इतना सब कुछ खाने से रोकने की जगह पर ये लड़की तो उसे बढ़ावा दे रही थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसीलिए मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हर रोज की तरह शाम में रचना और किंजल बाहर निकलते हैं। लेकिन उस दिन अश्विनी उनके पीछे चुपके से चली जाती है। वहां रचना किंजल को एक नाश्ते की दुकान पर लेकर जाती है। किंजल, जो खाना है और जितना खाना है तुम दिल खोलकर खा सकती हो। अरे नहीं भाभी, हम हर रोज की तरह यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं खाना है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो किंजल? इतना मत सोचो, छोड़ो ना वो सब और जी भर के खाओ। माँ जब गाँव गई थी तब आपने मुझे कितना खिलाया पिलाया, रोज मेरी मनपसंद डिशेस बनाई, और उन्हीं सब के कारण मेरा वजन इतना बढ़ गया है। और अब आप मुझे रोजाना चुपके से यहाँ पर लेकर आती हो और खूब खाना खिलाती हो, और ये बात माँ को बिल्कुल पता नहीं है। मैंने आपके कारण खाने पीने के बहुत मजे किए हैं, लेकिन अब और नहीं भाभी, मुझे इन सब पर रोक लगाना ही होगा। उतने में वहां पर अश्विनी आती है और वो दोनों को एक थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आप यहाँ पर? चलो घर पर, आज तुम दोनों की खैर नहीं। फिर अश्विनी उन दोनों को घर लेकर जाती है। मुझे सब पता चल गया है। देख उत्कर्ष बेटा, अरे मैं यहाँ पर इस किंजल को पतला करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, और ये एक तेरी बीवी है जो इसे रोजाना चुपके से खिलाने पिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है। अरे तभी मैं सोचूं कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी ये लड़की पतली क्यों नहीं हो रही थी। क्या? अरे ये किंजल तो है ही बेवकूफ, इसीलिए खा लेती है। लेकिन बहू बहू को तो थोड़ी अक्ल चाहिए थी ना। रचना, ये सब तुमने क्यों किया? मुझे किंजल को देखकर बुरा लगता था और इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे चुपके से बाहर लेकर जाया करती थी। झूठ मत बोलो रचना, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो इसका बढ़ता मोटापा देखकर तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? अरे कल भी किंजल मिठाई खाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ये रचना उसे खाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। अरे इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ही किंजल को खिला पिला रही है ताकि ये मोटी हो जाए, क्योंकि अगर इसे भी हमारी तरह किंजल के मोटापे की चिंता होती तो ये उसे ये सब गलत काम करने में बढ़ावा नहीं देती और इसे कहती कि किंजल तो कम खाया कर, कसरत पर ध्यान दो। लेकिन ये मोहतरमा तो उसे पकवान खिलाई जा रही थी। बोलो रचना, पक्का ऐसी कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, और मैं वो अब सब समझ चुका हूं। अब हमें जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर ही किया है। क्या? हाँ किंजल, मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, क्योंकि हर कोई बस तुम्हारी सुंदरता की ही तारीफ करता रहता और तुम्हारी और मेरी तुलना करके मुझे कम सुंदर होने के ताने दिया करता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी जैसी सुंदर तो नहीं बन सकती, लेकिन इसे मोटी बनाकर बदसूरत जरूर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ये सब किया। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कितना बड़ा विश्वासघात किया है आपने मेरा। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। निकल जाए यहाँ से। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। किंजल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। उत्कर्ष, समझाओ ना माँ जी को, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। अरे तुम्हारी इतनी गिरी हुई हरकत के बारे में जानकर मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा रचना। तुमने बहुत गलत किया है और तू माफी के लायक ही नहीं है। अब जब तक मेरी बेटी पतली नहीं हो जाती तब तक तो इस घर में नहीं आएगी।
और यही तेरी सजा है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। उत्कर्ष, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। रहना पड़ेगा रचना। जो मेरी बहन की परवाह नहीं कर सकता, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? किंजल को मोटा करने के लिए इतनी मेहनत की तुमने, लेकिन अब इसके पतले होने का भी इंतजार करो और इसकी शादी होने तक तुम हम सबसे दूर ही रहो। और तू किंजल, देखा ना तूने? तुझे लगा कि तेरी भाभी माँ से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ये तो एक नंबर की आस्तीन का सांप निकली। जरूरी नहीं होता कि जो अच्छा बोले या करे वो आदमी अच्छा ही हो। कभी कभी तो दुश्मन भी अच्छे बनने का नाटक करते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर जरा अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया कर। समझी कि नहीं? फिर अश्विनी रचना को घर से बाहर निकाल देती है और किंजल को भी अब जीवन भर के लिए एक अच्छा सबक मिल जाता है।